नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 24 और इस लेक्चर में हम पढ़ने नंबर 1.6 के आज प्रूफ को लिखेंगे। तो आज इससे पीछे वाले जो दो लेक्चर थे, लेक्चर 22 और लेक्चर 23 में हमने डिटेल से इसको समझा कि थ्योरम है क्या और इसका प्रूफ कैसे बन सकता है, कैसे इसका प्रूफ हम बना सकते हैं। तो प्लीज जो भी ये लेक्चर नंबर 24 देख रहे हैं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि उन्होंने 22 और 23 को देखा हुआ है। अगर लेक्चर 22 और 23 आपने नहीं देखा है तो लेक्चर 24 जो है वो आपके कोई काम का नहीं है। लेक्चर 24 सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने लेक्चर 22 और 23 को देख लिया है, समझ लिया है और अब वो लेक्चर 24 पे आना चाहते हैं। मतलब अब उसे थ्योरम का प्रूफ जो है वो लिखने के लिए तैयार हो गए। सिर्फ यहाँ प्रूफ लिखने वाले, प्रूफ करने वाला काम तो हो चुका है। 22 और 23 में हम कर चुके। 22 में हमने थ्योरम का स्टेटमेंट समझा, कथन को समझा कि थ्योरम क्या कह रही है, और 23 में हमने समझा कि इसका प्रूफ कैसे बन सकता है। तो आप प्लीज 22 और 23 को जरूर देख लें 24 को देखने से पहले। अगर देखा हुआ तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो 24 में जो हमने कहा था, याद कीजिए कि हमने क्या क्या कहा था। तो मैंने कुछ याद दिला दूं आपको कि जो मैंने ये प्रूफ लास्ट टाइम ये था, ये देखिए, ये सारा मैंने पूरा आपको समझाया था कि लेक्चर 23 में हमने क्या क्या किया है। एक क्षेत्र, एक हमने जो प्रूफ किया था वो हमें जो प्रूफ करना था कि हमें कुछ चीजें लानी थी, तत्सम और प्रतिलोम में 2 चीजें लानी थी, 2 चीजें हमारे पास एक्स्ट्रा थी, उन 2 चीजों को कैसे बची हुई 2 चीजों में कैसे बदलते हैं, ये सब कुछ उसमें हुआ था। ठीक है, अब उसी चीजों को मैं सिर्फ शब्द देने वाला हूँ इस लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर 24 में प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में सबसे पहले क्या है, जो दिया हुआ वो लिखा जाता है। दिया है एक शून्य भाजक रहित, एक शून्य भाजक रहित क्रम विनिमय है ना, शून्य भाजक रहित क्रम विनिमय परिमित वलय, फाइनाइट रिंग। ये परिमित शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही है। वलय आर। तो 1 बाय 1 एक चीज को लिखेंगे। आर परिमित है, फाइनाइट है, इसलिए आर में जो भी अवयव होंगे वो निश्चित होंगे। इसलिए माना कि जो आर है उसमें ये एलिमेंट है, फिक्स है, इसलिए कहीं ना कहीं तो खत्म होगा। A1 A2 A3 डैश, लास्ट ले लिया AN पे खत्म कर दिया, है ना। तो अब कंफर्म हो गया आर में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। और सही में n है, आपको याद होगा, ये मैंने समझाया था कि सही में n है। तो इसका कैसे पता चलेगा कि प्रत्येक i और j जो कि बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, और इस प्रकार है कि i और j जो दोनों के दोनों हैं वो i और j बराबर नहीं है। आप कोई भी 2 i और j ले लीजिए नेचुरल नंबर में से, मतलब i 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, जो आपको मन आए वो लेते जाइए। बस शर्त ये भी है कि i और j को आपको अलग अलग लेना है एक बार, और दोनों को आपको n से छोटा या n के बराबर लेना है। तो आपका कोई भी ai बराबर नहीं होगा aj के। इस लाइन को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इक्वेशन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही लाइन कंफर्म करेगी कि आर में अगर आपने n एलिमेंट कहे हैं तो वो n है या नहीं। 50 सही में 50 है, इस बात को कंफर्म करने की शर्त क्या है कि सबके सब अलग है। सबके सब अलग है तो 50-50 है। अगर सबके सब अलग नहीं है तो 50-49 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं। सोचिए, एक ही समुच्चय में आप एक 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 को 10 बार लिख दीजिए तो 10 थोड़ी हो जाएंगे, वो तो एक ही कहलाएगा। समझे? 1 क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, कई स्टूडेंट के नाम आप 2 बार 3 बार लिख दीजिए, इससे आपकी क्लास के स्टूडेंट जो है वो 50 के बजाय 200 हो जाएंगे या 400 हो जाएंगे, 800 करो, कितनी बार कर दो आप। तो सोचिए क्या मतलब है। आप यहाँ से घर से सब्जी लेने जाते हैं, आपको 1 किलो आलू मंगवाए जाते हैं, आपने लिस्ट बनाई, इसमें 1 किलो आलू 1 किलो 3 बार लिख लिया तो क्या होगा? 3 बार आप 1 किलो आलू लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे, एक बार ही लेके आएंगे आप। तो ज्यादा लिखने से, बार बार एक चीज को बार बार रिपीट करने से आप खुद कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं बिना मतलब में, और गलत आंकड़े चले जाते हैं आपके पास। चीजें थी 50, डबल बार लिखने की वजह से चीजें 51 हो गई, 52 हो गई, सही में तो वो 50 ही थी। सोचो, जनसंख्या गिनती गिन जाती है, जनसंख्या काउंटिंग एक व्यक्ति को 2 बार गिना जाएगा तो क्या होगा? एक व्यक्ति 2 नाम से रह रहा होगा फिर तो ये तो सब कुछ गलत है। आपके स्कूल की संख्या है, अगर उसमें गड़बड़ी कर दो तो
एक स्टूडेंट 2 बार नाम आ रहा है, रोल नंबर अगर एक व्यक्ति के 2 रोल नंबर आ जाए तो फिर परीक्षा तो एक जगह देने जाएगा, तो एक जगह वो पास हो जाएगा, एक जगह वो फेल हो जाएगा, क्योंकि एक जगह तो पहुंचा ही नहीं वो, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही था, 2 जगह कैसे पहुंचता। तो एक जगह वो परीक्षा देने पहुंचा क्योंकि व्यक्ति तो एक ही था, फिजिकली तो एक ही हुआ, तो एक ही जगह जा सकता है, तो एक जगह परीक्षा देने चले गया, दूसरे रोल नंबर पहुंचा नहीं, तो दूसरे वाले ने एब्सेंट लगा दिया, एब्सेंट लगा दिया तो फेल दिखा दिया, पहली बार जगह पास हो गया, दूसरी जगह फेल हो गया। बताओ स्टूडेंट पास है कि फेल है, क्योंकि दोनों रोल नंबर पे वही एक स्टूडेंट था, दोनों पे वही था, तो एक जगह वो पहुंचा और एक जगह नहीं पहुंचा, तो नहीं पहुंचा इसलिए वहां फेल है, पहुंच गया वहां पास हो गया। अब बताओ उसको पास माना जाएगा कि फेल माना जाएगा। और अगर आप कहते पास माना जाएगा तो जो फेल हुआ वो कौन था, और अगर कहोगे फेल माना जाएगा तो जो पास हुआ वो कौन था, तो कुल मिला के आप अपने को काटने लग जाओगे, विरोध करने लग जाओगे, ऐसी जगह फंस जाओगे जिसका कोई उत्तर नहीं है। तो इसलिए रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट, इसलिए समुच्चय में कभी भी रिपीट नहीं किया जाता। आपको समझ में आ गया मेरा आइडिया में क्या करें, रिपीट करते से कितना खतरनाक चीज हो सकती है, रिपीटेशन से कितनी खतरनाक चीज हो सकती है, समझ लो। इसलिए रिपीट नहीं करते, एक चीज को सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, बस जरूरी है। तो यही लाइन हम यहाँ कह रहे हैं कि आई और जे आप जो भी नेचुरल नंबर लेंगे, आई और जे को आपको अलग अलग, अगर आपके आई और जे अलग अलग है, अगर यहाँ से कोई 2 एलिमेंट ले रहे हो उनके दोनों के नंबर अलग अलग है, तो फिर वो एलिमेंट भी अलग अलग है। A1 सिर्फ A1 के बराबर है, A2 सिर्फ A2 के बराबर है, A3 सिर्फ A3 के बराबर है, A3 को छोड़कर बाकी किसी और, मतलब अपने आप को छोड़कर बाकी किसी और के बराबर नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर आपको याद है कि अगला स्टेप हमने क्या किया था, उसमें अगला स्टेप था कि हम समुच्चय में गए और एक अवयव ढूंढा जिसका नाम हमने AI रखा, AI 0 नहीं लिया था, है ना। अगली शर्त और डाल देते हैं, माना कोई एक अवयव AI ले लिया, बस इस प्रकार से लिया कि वो जीरो ना हो, ठीक है। और आई कौन हुआ, आई 1 से लेकर n के बीच में कोई भी हो सकता है, क्योंकि आप वलय में तो ले रहे हैं ना। अगर सपोज करो आपके वलय में 50 अवयव, आपने 51 वाले ले, 51 तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, 50 एलिमेंट है, तो AI ज्यादा से ज्यादा 50 तक जा सकते हैं। लेकिन इनमें से भी जीरो को छोड़ना है, क्योंकि एक तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि वलय के पास जीरो तो होता ही है, वलय के पास गुणनतस्मक होता ही है, सॉरी गुणनतस्मक योज्यतस्मक तो होता ही है, तो जीरो तो होता ही है। तो इनमें से कोई तो एलिमेंट जीरो है, उससे मत लेना, बस उससे परहेज करना, उसे छोड़ देना, उसे मत लेना, उसके अलावा आप कुछ ले लेना। अब आप कहोगे जीरो क्यों छोड़ रहे हो, अगर मैं जीरो लेता हूँ क्योंकि अगली बार मैं इसी अवयव से पूरे समुच्चय को गुणा करने वाला हूँ, और जीरो से जब मैं गुणा करूंगा तो पूरा समुच्चय जीरो हो जाएगा, और पूरा जीरो हो जाएगा तो मेरा जो प्रूफ करने का जो तरीका है, जो मैंने जो ट्रिक अपनाई है कि इस ट्रिक से मैं प्रूफ करूंगा, वो ट्रिक ही खत्म हो जाएगी, प्रूफ ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने जीरो को नहीं चून किया, मैंने AI को लिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं पूरे समुच्चय AI की संक्रिया पूरे समुच्चय के साथ, अवयव AI से समुच्चय R के प्रत्येक अवयव के साथ संक्रिया कराने पर तो हमारा ये लिया AI A1 AI A2 AI A3 एंड डैश डैश AI हो गया। ये आपका समुच्चय बन गया, आपने संक्रिया करवाई और ये समुच्चय आपको तैयार मिल गया। अब संक्रिया कराने के बाद हो सकता है कि कोई 2 एलिमेंट बराबर हो गए, है ना, ये दिखाते हैं, या तो हो सकता है बराबर हुए हो सकता है बराबर नहीं भी हुए। तो एक नतीजे पे पहुंचने के लिए काम करते बराबर मान लेते हैं कि हो गए, मैंने माना ही तो है। मानने का मतलब ये नहीं है कि वो सही हो, मानने का मतलब कतई ये नहीं होता कि वो सही हो, मतलब होता है कि आप एक नतीजे पे पहुंचने के लिए आपने कुछ जरूरी चीजें थी जो आप कर रहे हो। तो जब आप मानते हो इसका मतलब ये होता है कि ये जो मैं मान रहा हूं ये आगे जाके गलत भी हो सकता है और आगे जाके सही भी हो सकता है,
लेकिन गलत या सही जो भी हो जाएगा एक नतीजा तो निकल जाएगा। गलत निकलेगा तो पता चल जाएगा भाई जो माना था वो गलत था, सही होगा तो पता चल जाएगा भाई जो माना था वो सही था। यानी आप कहीं ना कहीं किसी न किसी नतीजे पे तो पहुंचे जाएंगे। तो नतीजे पे पहुंचना है। अब इस समुच्चय के अवयव बराबर हुए हैं या नहीं हुए, इस नतीजे पे पहुंचने के लिए मान के चलते हैं। माना माना AI से संक्रिया करवाने पर संक्रिया करने पर समुच्चय के कोई दो अवयव समान हो जाते हैं। मेरे वर्ड पे गौर करना, मैंने जो वर्ड लगाया वो है माना। भाई इसका मतलब है कि मैं गड़बड़ भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ। वो तो आगे समय बताएगा। समय ही बताता है सही गलत, क्या पता चले कौन सही है कौन गलत है। समझ रहे बात? ना कोई समझदार होता है ना कोई बेवकूफ होता है, समय ही तय करता है कि कौन समझदार है कौन बेवकूफ है। चलिए इसको बीच में छोड़ के कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है समझदार एक होता है बेवकूफ। दोनों जंगल के लिए निकलते हैं, जंगल जा रहे होते हैं और उन्होंने तय किया होता है कि आज के दिन हम जंगल पार करके एक शहर है उसमें जाएंगे और वहां जाके अपना बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। तो जो समझदार होता है वो जंगल में जाते टाइम पेड़ों पे निशान मारता है। निशान इसलिए, तो बेवकूफ होता है वो कहता है यार तू निशान क्यों मार रहा है? बोला यार निशान इसलिए मार रहा हूँ कि भाई देवे अगर रात हो गई, कहीं बीच में शाम हो गई, अंधेरा हो गया तो जंगल घनघोर है, जानवर आ सकते हैं और आ सकते हैं। इससे अच्छा एक काम करेंगे, देख लूंगा मैं, जब दिखेगा कि हाँ भाई अंधेरा होने लग गया, अब जंगल पार नहीं हो रहा, तो इसी निशानों को देख के वापस पीछे चला जाऊंगा, वापस शहर चला जाऊंगा और अगले दिन फिर ट्राई करूंगा। तो बेवकूफ कहता है यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा तो तेज चल, ज्यादा बेहतर होगा, जल्दी पार कर लेगा। तो वो कह रहा ना भाई तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो धीमे चलूंगा। तो बेवकूफ सोचता है कि छोड़ रहे बेवकूफ आदमी है, अपने तो चलते हैं। बेवकूफ दूसरे को कह रहा है, उसको कह रहा है कि तू बेवकूफ है, मैं तो चाह रहा हूँ। वो फटाफट तेजी से चलने लग जाता है कि वो निशान नहीं लगा रहा होता। जो समझदार है वो निशान लगा रहा होता है, उसका टाइम खर्च हो रहा होता है। धीरे धीरे वो निशान लगा रहा होता है, निशान लगाते लगाते अंधेरा होने लग जाता है। अंधेरा होने लगता है, वो सोचता है भागते हैं, पीछे चलते हैं वापस, अब अंधेरा हो गया, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो जो समझदार आदमी होता है वो पीछे जाता है, वापस पीछे जा रहा होता है तो अंधेरा गहरा जाता है। इतने में उसे रास्ते में शेर मिल जाता है। अचानक शेर को आवाज आती है कि एक आदमी है, तो शेर उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है और खा जाता है। और वही वो जो बेवकूफ होता है वो तेजी से चल रहा होता है, उसे पता है वापस तो जाना ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आगे जाने, तो भागे जा रहा होता है। भागे जाते जाते वो जो जंगल होता है वो लगभग पार करने जाता है, और पार कर जाता है तो उसे एक घर दिखाई देता है, एक लाइट जल रही होती है, तो उसे लगता है घर है। तो वो वहां जाता है, वहां जाके गेट बजाता है, तो वो जो लोग होते हैं वो बड़े अच्छे लोग होते हैं, उसको बुलाते हैं, आओ बैठो बैठो, कहाँ से आए हो कैसे आए हो, उसका आओ भगत करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, रात को कहते हैं यहीं रेस्ट कीजिए, कल दिन में आप अपनी बाकी यात्रा पूरी कर लीजिएगा। इस तरीके से जो समझदार आदमी था वो मारा गया और जो बेवकूफ था वो वहां पहुंच गया। अब फाइनली बताइए इनके नाम समझदार और बेवकूफ थे, सही मायने में कौन समझदार था? तो आपका जवाब आएगा कि कोई समझदार नहीं था। समय है भाई, समय तय करता है कि कौन समझदार है कौन बेवकूफ है। अगर वो शेर से बच जाता और वो बेवकूफ शेर से मारा जाता तो हम कहते वो बेवकूफ था इसलिए मर गया, ये समझदार था इसलिए वापस आ गया। अब समझदार मर गया तो आप कह रहे भाई ये बेवकूफ है। कमेंट्री वाले क्या करते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री देखते हो क्या कहते हैं, जब वो छक्का मार देता है वही बॉल पे तो कहता है बहुत बढ़िया, क्या गजब शॉट खेला, ऐसा शॉट तो कोई पहले खेल ही नहीं सकता था, तो गजब खेला। और वही क्या चला जाता है कि यार ये शॉट खेलने की क्या जरूरत थी, अभी तो टाइम पड़ा था। तो समझो समय की बात है, सब समय का इंतजार करते हैं, देखते हैं परिणाम क्या आता है ना। जब बच्चा फेल हो जाता है वही बच्चा पास हो जाता है, तो दोनों में सुर बदल जाते हैं। वही बच्चा अगर मान लो रात को 10 बजे 11 बजे लेट सो रहा है, 11 12 बजे 1 बजे तक बाहर घूम रहा है और कर रहा है, वही अगर फेल हो जाता है तो घर वाले कहते हैं हमें तो पहले ही पता था, सारी रात फिरता रहता था, घूमता रहता था, पढ़ता तो कभी था ही नहीं, तो फेल होना ही था। और वही मान लो उस बच्चे के 80% बन गए, तो कहते हैं हमें तो पहले ही पता था कि ये तो पढ़ने वाला बच्चा है, नंबर बनाएगा ही बनाएगा। रात रात भर घूमता था ये पढ़ने के लिए, कभी वहां से नोट्स ला रहा है कभी वहां से नोट्स ला रहा है, समझे। तो दुनिया परिणाम का इंतजार करती है बेटा, परिणाम जो भी आएगा उसके हिसाब से उनकी धुन बदलेगी, वो उसी धुन पे नाचेंगे जिसका परिणाम हो। तो इसलिए ये जो मानना है ये गणित में भी कुछ ऐसा ही है, समय बताएगा कि ये सही है या गलत है। तो आ जाइए वापस क्वेश्चन पे, यहां से लेते हैं इतने एलिमेंटों में से कोई दो एलिमेंट बराबर है। अब मैं कह दूं कि ये दो बराबर है तो आप फिर क्वेश्चन ये कहोगे सर थाना क्या बेरो पुट्टे की पहले दूसरो बराबर है। फिर मैं कह दूं पहले तीसरो बराबर है तो थे कि सर थाने क्या ठाकुर की पहले तीसरो बराबर है। तो बिल्कुल भाई मन ठाकुन पड़े, एकदम सच्ची बात है, मन क्यों ठाकुन पड़े, क्योंकि ठा भाने पड़े जगह देवता बोले, पितर जी बोले,
तो मेरे अंदर तो कोई शकूक बोला को नहीं, तो मन ठा कौन पड़ेगा खुद? हाँ, मन अब तो ठा पड़ेगा, अगर मैं कही हूं कि बराबर है तो कोई तो वो बराबर है, कोई तो दो बराबर है, कौन सा दो बराबर है, मन ये ठा को नहीं। इसलिए देखो मैं एक डिप्लोमेटिक तरीको अपनाऊंगा। डिप्लोमेटिक मतलब एक राजनीतिक तरीको अपना, राजनीति तरह के करे, दोनों अंदाजी रखे, इन्हें भी कह दे इन्हें भी कह दे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का एक चुटकुलो है जो नॉर्मली चला कर, सही है गलत है भगवान जाने, लेकिन ये कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने सोनिया गांधी जी के अटल जी ये जो पाकिस्तान है ये बहुत परेशान कर रहा है, बहुत गलत देश है ये, इसके लिए कोई आपको कड़े कदम उठाने चाहिए, इसके ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए, अपने को ऐसा कुछ कर देना चाहिए ताकि इसको सबक सिखाया जा सके। फिर इतने में वो एक जो शांति वार्ता के लिए आए होते वो कहते हैं अटल जी नहीं 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 अटल जी, तो जब सोनिया जी कहती है कि हाँ अटैक कर देना चाहिए और कर दीजिए, तो अटल जी कहते हैं हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर जब सोनिया जी चली जाती है तो शांति वार्ता के लिए कुछ लोग आए होते हैं, वो कहते हैं अटल जी आप तो शांति प्रिय आदमी हैं, आप कभी युद्ध करने की सोच ही नहीं सकते, आप तो वार्तालाप से इस तरीके से इस मुद्दे को सुलझाइए वरना तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। तो अटल जी कहते हैं हाँ हाँ आप भी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो समझे, दोनों ही सही कह रहे हैं। तो ये डिप्लोमेटिक तरीका होता है, डिप्लोमेटिक में आप दोनों को राजी कर देते हो, युद्ध वाले को भी कह दिया हाँ और शांति वार्ता वाले को भी कह दिया हाँ, करोगे कुछ भी नहीं। तो यही अपना डिप्लोमेटिक तरीका है। देखो हम भी यही कहेंगे कि भाई बराबर है दो, कौन से बराबर है ये नहीं पता तो सबको राजी रखेंगे। देखो सबको राजी कैसे करेंगे, इतना तो पता है ना कि आगे तो सबके एआई आएगा, सबके आगे एआई आएगा, आएगा ना। तो ये लीजिए, ये तो रहा सबके आगे एआई। अब पीछे जो होगा उसका कोई नंबर होगा, क्या पता क्या होगा, हो सकता है वो A1 हो, A1 ना हो तो हो सकता है वो A2, तो मान लेते हैं वो AR है। देखो मैंने राजी कर दिया ना सबको AR। AR कौन, AR कौन, AR A1 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है, A3 भी हो सकता है, हो गया ना काम। ये है चमत्कार। अब वापस से अगर ये एलिमेंट हुआ, ऐसा ही कोई एक और एलिमेंट होगा, उसके भी आगे आएगा तो AI, पीछे फिर कोई नंबर आएगा, फिर कोई नंबर आएगा तो नाम दे देते हैं AS। AS कौन है बताओ, नहीं पता, देखा ना दोनों को खुश कर दिया, हो गया। चलिए अब कह देते हैं दोनों तरफ AI AS से संक्रिया कराते हैं, विलोम से। AI देखो AI किसका एलिमेंट है, R का, AS किसका है, R का। तो जब दोनों एलिमेंट R के हैं तो बनने वाला एलिमेंट किसका होगा, R का, तो ये R का एलिमेंट बनेगा। अगर ये R का एलिमेंट होगा तो उसका योज्य प्रतिलोम मतलब माइनस AI AS किसका होगा, वो भी R का होगा। तो दोनों तरफ उससे संक्रिया करवा दो, AI AR से दोनों तरफ संक्रिया करा दी, माइनस AI AS से इस तरफ भी करवा दी। अब ये इतनी छोटी छोटी बातें लिखेंगे नहीं, खुद समझ जाएंगे कि ये क्या है। संक्रिया करवा दी, संक्रिया करवाने के बाद में देखिए ये अवयव अपने योज्य प्रतिलोम के साथ संक्रिया कर रहा है, कर रहा है इसलिए 0। जब भी कोई अपने योज्य प्रतिलोम के साथ संक्रिया करता है तो 0 बनाता नहीं बनाता, बन गया। और याद हो तो मैंने पहली पढ़ में कराई थी, उसमें बताया था कि आप इसको इतनी मुश्किल तरीके से मत लिखिए, आराम से लिख लीजिए और समझने में डाल दीजिए इसको कि भाई माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता, माइनस का मतलब ही होता है प्रतिलोम। तो ये माइनस नहीं है, माइनस यहाँ है, ये बीच में प्लस, ताकि लिखने में आपको आसानी हो। अब देखिए बनटनता का नियम लगा के आप AI को बाहर लिख सकते हैं, या वैसे देखें तो ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.1 का चौथा पार्ट देख लीजिए आप। देखिए थ्योरम से बिना तो मैंने कहा ना कोई भी चीज ऐसे कर ही नहीं रहे, बिना थ्योरम के बिना रिजल्ट के आप बकवास तो आप कर ही नहीं सकते, गणित है। अब देखिए ये दो एलिमेंट हो गए, दोनों गुणा करके 0 ला रहे हैं, और आपने कहा है कि मेरी जो वलय है वो तो शून्य भाजक रहित है, मेरी वलय तो शून्य भाजक रहित है। ये देखो ये लाइन, लाइन फर्स्ट ये रही, आपने कहा है मेरी वलय शून्य भाजक रहित है, तो मेरी वलय में जब भी 0 आएगा तो 0 से 0 आएगा, लेकिन AI तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये भी आपने ही कहा है कि AI कौन है, 0 नहीं है। ये देखो आपने लिखा हुआ AI कौन है, आपने कहा है कि AI 0 हो नहीं सकता, तो AI 0 नहीं हो सकता तो फिर कौन 0 होगा, AR माइनस AS 0 होगा। कारण यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली AI 0 नहीं हो सकता, और अगर ये है तो इसका मतलब AR बराबर है AS के। AR बराबर AS का मतलब अवयव पहले से ही अगर बराबर थे तो ही संक्रिया करने के बाद बराबर होंगे, लेकिन पहले से तो कोई बराबर था ही नहीं, इसका मतलब संक्रिया कराने के बाद भी कोई बराबर नहीं होगा। ये जो लाइन आई है ये गलत है, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, क्योंकि
आर के सभी अवयव अवयव भिन्न भिन्न है। ये लो सार निकल गया। अतः संक्रिया कराने पर करवाने पर सभी अवयव भिन्न भिन्न ही रहेंगे, भिन्न ही रहेंगे, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा। चलिए यहां तक पकड़ में आ गई कहानी। अब जबरदस्त चीज देखिए, AI A1 एलिमेंट होगा आर का, क्योंकि A1 किसका है, आर का। AI किसका है, आर का। तो बनने वाला अवयव किसका होगा, आर का। AI A2 किसका होगा, आर का। एंड डैश डैश AIAN किसका अवयव होगा, आर का। तो अगर इन सारे अवयव को मैं इकट्ठा कर लूं एक साथ, AI A1 AI A2 AI A3 एंड डैश AIAN, सॉरी, AIAN सारे हो गए, उप समुच्चय हो जाएगा आर का। क्योंकि ये सारे सारे एलिमेंट कहाँ से लिए गए, आर से तो लिए गए, क्योंकि सब आर के, सब आर के, इसका मतलब आर के एलिमेंट हुए, आर के हुए तो ये उप समुच्चय हुआ आर का। लेकिन भाई उप समुच्चय नहीं है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट कितने, एन एलिमेंट है ये टोटल। टोटल कितने एलिमेंट है, एन, और आर के पास कितने थे, एन। तो अगर आपने आर के सारे एलिमेंट ले लिए तो फिर तो जो समुच्चय बनेगा वो आर के बराबर होगा, नहीं होगा। सभी अवयव भिन्न भिन्न है, एक बात, तथा कुल एन अवयव है, कुल संख्या एन है, इसलिए मजबूर होके ये जो समुच्चय है ये आर ही होगा। समुच्चय में कोई बदलाव नहीं आएगा, आपका वही समुच्चय वापस बन रहा है। समझे कहानी को। क्योंकि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब आपने संक्रिया करवाई तब सारे अवयव आर के थे, तो संक्रिया करके भी आर के बनेंगे, और एन के एन ही अवयव रह गए। इसका मतलब सिर्फ आगे पीछे हुए हैं, रह गया आर का आर ही, इसलिए आर वापस। यही हमारा चमत्कारी काम है। इसका मतलब कंफर्म हुआ, क्या कंफर्म हुआ, कि ये देखो यही सबसे बड़ा पार्ट है, कि जो A1 A2 एंड डैश 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 जो आपका AN समुच्चय था वो वही है संक्रिया कराने के बाद भी। बस संक्रिया कराने से सिर्फ इतना हुआ होगा, इतना हुआ होगा, वो भी गारंटी नहीं ले रहा, हुआ होगा कि अवयव आगे पीछे हो गए होंगे या वहीं रह गए होंगे, लेकिन रहा तो वही का वही। आगे कहानी समझ में। अब यहीं से हम ट्रिक लगाते हैं, यहाँ से ट्रिक क्या लगाते हैं, जो हमने AI लिया था वो इसी में से कहीं ना कहीं से लिया था, कहीं ना कहीं से AI लिया था। तो जब AI यहाँ था तो फिर AI कभी ना कभी यहाँ भी रहा होगा, है ना। तो इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, प्रत्येक प्रथम समुच्चय का अवयव द्वितीय समुच्चय में भी कहीं ना कहीं होगा। क्योंकि दोनों बराबर समुच्चय, और बराबर होने का मतलब हर अवयव जो पहले में वो दूसरे में भी है। कहाँ है ये देखना है। तो AI अगर यहाँ है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं होगा, लेकिन यहाँ जब होगा तो ऐसे AI नहीं मिलेगा सीधा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो भी मिल रहे हैं उसके आगे AI लिखा हुआ होता है और पीछे कोई ना कोई नंबर और लिखा हुआ होता है, चाहे वो A1 लिखा हो, चाहे वो A2 लिखा हो, चाहे A3 लिखा हो। अब मैंने A1 कह दिया तो A1 खुश हो जाएगा, बाकी नाराज हो जाएंगे। A2 कह दिया तो A2 खुश हो जाएगा, बाकी नाराज हो जाएंगे। तो भाई डिप्लोमेटिक तरीके से चलना है, सब खुश रहे, सब खुश रहे। तो मैंने कह दिया AK लिखा हुआ, इसलिए प्रथम समुच्चय का AI अवयव माना दूसरे समुच्चय में AI AK हो जाता है। हो गया। तो आपका जो AI था वो दूसरे समुच्चय में AI नजर नहीं आ रहा, वो ऐसे समझ में AI
इंटू ए के। लेकिन आपका जो समुच्चय है, आपकी जो संक्रिया है, उसके बारे में कहा गया है कि वो तो क्रमविन्य में है, तो ए के ए आई भी हो गया। तो क्यों? क्योंकि याद रहे आपकी जो रिंग थी वो क्रमविन्य में भी थी। अब यहां से हमें जो रिजल्ट था वो मिल गया। क्या मिल गया? अब ए आई कौन है? ए आई तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि हमने जब ए आई को माना था तब ये भी कहा था कि ए आई कोई भी हो सकता है, बस जीरो नहीं हो सकता। ये देखिए, माना ए आई, ये देखिए कोई, कोई शब्द मैंने इस टाइम लिखा था, ध्यान से रखने लिए, कोई, क्यों? कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है इसका मतलब है कि ए आई कुछ भी हो सकता है। और अगर ए आई कुछ भी हो सकता है तो हर ए आई के लिए, हर ए आई, ए वन ले लीजिए, ए टू ले लीजिए, ए थ्री ले लीजिए, उसे ए के से संक्रिया करवाएंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आगे से कराएं चाहे पीछे से कराएं। जिसका मतलब ये निकल के आया, जिसका मतलब ये निकल के आया, इसलिए ए के कौन हुआ? ए के गुणन तत्समक है, क्योंकि जिससे गुणा करने से कोई फर्क ना पड़ रहा हो, जिस अवयव से गुणा करने पर कोई फर्क ना पड़ रहा हो, गुणन तत्समक अवयव हुआ नहीं हुआ। ये लीजिए, हमारी पहली शर्त पूरी हो गई, गुणन तत्समक विद्यमान है, वो उसका नाम एक के है, कोई भी हो चाहे है। आ गया? अब चलिए वापस चलते हैं। एक के, अच्छा यहाँ देखिए, जब यहाँ पीछे वाला जो एक के होता है वो जिस भी समुच्चय में आता है, अब ए के, ए वन कहां से लिया गया? यहाँ से। ए टू कहां से लिया गया? यहाँ से। ए थ्री कहां से लिया गया? यहाँ से। तो ए के जो है वो यहाँ कहीं रहा होगा, तभी तो ए आई ए के बना होगा, रहा होगा ना कहीं ना कहीं। सोचो, देखो, बस यही तो गणित में कमाल है यार भाई। कटकटो ढूंढ ढूंढ काट काट ले, कटू काट काट के ले, लॉजिक ईशा जोर का काट के ले, फसार मारा आगे। देखो, ये तो चमत्कार है। एक के, सोचो ए वन कहां से आया भाई? अठू तो आयो, ए टू कठो आयो, इन्हीं तो आयो, ए थ्री कठू, तो हर ए आई के पिछले जो नंबर है वो इन्हीं तो कठो लेड़ो सी, तो एक के अगर लेड़ो तो एक के अठू लेड़ो सी, और अगर एक के अठू लेड़ो तो कठे ना कटे एक के ही कमाई नहीं भी होसी। वो जो एक के अठे है तो फिर अठे भी होसी, अठे होसी तो पचे एक ही दिशो कौन दिखे, अठे क्या आगे दिखसी, आगे तो ए आई दिखसी और पीछे फिर कोई नंबर दिखसी। आगे तो ए आई दिखसी, पीछे कोई नंबर दिखसी, तो मान लियो आगे ए आई और पीछे ए जी। तो यहां लाइन लिखो, ए के प्रथम समुच्चय में होगा, इसलिए दूसरे समुच्चय में भी कहीं ना कहीं होगा। माना जो ए के है दूसरे समुच्चय में ये है, समझ रहे हो? ए आई ए जे, समझ रहे हो बात में, कि पहले समुच्चय को जो एक के हो वो दूसरा समुच्चय में भी कहीं ना कहीं बटा बुझा रूप बदल लियो सी, है ना। जो आप लोग सपोज करो अपने गांव वालों काढ़ी हुए, ठीक है, वो जार शहर का मायने जार शेठ धनपत राय बन जाए, तो वो रूप बदल लियो, आपको चेंज हो गयो, लेकिन आदमी थोड़ी बदल गयो, है तो वो को भाई, समझ रहे हो? तो वो चीज बट्ठू उठकर बट्ठे चली गई। तो एक के जो है अट्ठा तो भी को नाम एक के हो, अट्ठू वो एक के कहलातो भाई, एक के बोलता है इन्हें। अट्ठा आता नहीं वो, अट्ठा तो एक के कौन बने, क्योंकि अट्ठा तो उससे कागज श्री लगे, श्री को मतलब ए आई लगे, और फिर वो बैठा अठार के भाई अट्ठे वो नाम क्यों रखू गाँव मारू, है ना, वो गाँव वाला नाम क्यों रखू, चोखो नाम काटा, तो अट्ठा आता नहीं वो और चोखो नाम रख लियो ए जी। तो ए आई ए जी, ये लो भाई ए के बराबर ए आई ए जे। परंतु परंतु क्रम विनिमेयता है, क्रम विनिमेयता है तो जो ए आई ए जे बनाएगा वही सब कुछ तो ए जे आई भी बनाएगा, कारण ब्रैकेट में क्रम विनिमेयता। अब एक के कौन है? वो भाई एक के कौन है? वो तत्समक अवयव है, वो तत्समक है, वो भाई जी तत्समक है। और तत्समक तो केवल और केवल जब दिया है जब कोई अवयव अपना प्रतिलोम से संक्रिया करे। अब देखो इको मतलब एक, इसलिए ए आई का गुणन प्रतिलोम
प्रतिलोम एज है। और AI तो कोई भी हो सकता है, AI तो कोई भी हो सकता है। अतः AI कोई फिक्स तो है नहीं कि AI A1 हो सकता है, AI तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसका मतलब सबके प्रतिलोम विद्यमान है। अतः प्रत्येक अशून्य, अशून्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि AI शून्य नहीं है, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम विद्यमान है। लो फाइनली नतीजों पे लिख दो भैया। अतः शून्य भाजक रहित क्रम विनिमय परिमित वलय एक क्षेत्र, वो तो मैं हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखो तीनों एक साथ देखना, 22, 23, 24 तीनों थ्योरम को एक साथ कंबाइन करके देखना, लाइन टू लाइन चलते रहना, ये बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। तो मुझे कोई लगता नहीं, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको 3 स्प्लिट वीडियो में बनाया इसको अलग अलग, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो देखो स्वाभाविक बात है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है छूट जाती है, कुछ कम समझा जाता हूँ, तो कोई बात नहीं। देखिए बताइए कोई अगर आपको लगे तो उसे और ठीक कर सकते। चलिए धन्यवाद, बाकी अगले लेक्चर में करते हैं।